अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटे जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कम्प्लीटली डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हमने हमोरल इम्यून रिस्पांस को हमने डिस्कस करना है। बेसिकली हमोरल इम्यून रिस्पांस को हमोरल क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हमोरल का मतलब होता है लिक्विड या फ्लूइड। हमारे जो जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारे ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होते हैं और फिर उसके बाद इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, तो इसी वजह से इनको नाम दिया जाता है हमोरल इम्यून रिस्पांस का। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एंटीबॉडीज़ कौन प्रोड्यूस करते हैं और उन सेल्स की एक्टिवेशन कैसे होती है। तो बेसिकली हमोरल इम्यून रिस्पांस में जो सेल पार्टिसिपेट करते हैं बेटा वो है हमारे पास बी सेल्स। क्लियर। हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के सेल्स ही होते हैं, एक टी सेल्स हैं और फिर बी सेल्स हैं, जो हमारी इम्यूनिटी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। अब जो टी सेल्स थे, ये कल हमने इसको मुकम्मल किया था कि टी सेल्स जो हैं वो किस तरीके से एक्टिवेट हो रहे हैं और उनकी कितनी टाइप्स होती हैं और वो कैसे जाकर किसी भी पैथोजन को किल करते हैं। तो बी सेल्स का काम ये होता है कि वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और वही एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो हमोरल इम्यून रिस्पांस में बेटा हमोरल लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? फ्लूइड के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। क्लियर। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे फ्लूइड में या ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व फॉर्म में होती है, तो इसलिए हम इसको हमोरल इम्यून रिस्पांस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये बी सेल्स हैं, असल में वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब बी सेल्स को बी सेल्स क्यों कहते हैं? पहला कंसेप्ट तो ये है क्योंकि बी सेल्स जो है वो फॉर्म और मैच्योर होते हैं बोन मैरो के अंदर। वैसे जो हमारे जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो ख़ास तौर पे बोन मैरो के अंदर होती है, और मैचुरेशन डिफरेंट पॉइंट्स पे हो सकती है। टी सेल्स के बारे में पढ़ा, बनते तो बोन मैरो के अंदर हैं, लेकिन उनकी जो आगे मैचुरेशन होती है यानी वो इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं, वो प्लाज्मा के अंदर जाकर थाइमस के अंदर जाकर अपना रोल प्ले करते हैं। बी सेल्स बनते भी बोन मैरो के अंदर हैं और वहीं पर मैच्योर होते हैं, और फिर उसके बाद इनको डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर सप्लाई किया जाता है इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। क्योंकि ये बनते और मैच्योर बोन मैरो में होते हैं इसलिए इनको बी सेल्स भी कहते हैं। एक कंसेप्ट तो ये है। दूसरा कंसेप्ट क्या है बेटा? बी सेल्स आर आल्सो नेम विद रेफरेंस विद बर्सा ऑफ फैब्रिकस। ये सबसे पहले जो बी सेल्स हैं वो बर्सा ऑफ फैब्रिकस के अंदर सबसे पहले डिस्कवर हुए थे। उसी डिस्कवरी की वजह से हम इनको क्या नाम देते हैं? बी सेल्स का नाम देते हैं। अब हमारे पास बर्सा ऑफ फैब्रिकस क्या है बेटा? ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन है या लिम्फॉइड स्ट्रक्चर है बर्ड्स के अंदर। लिम्फेटिक सिस्टम को हमने डिस्कस किया था कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं और लिम्फॉइड स्ट्रक्चर क्या होती है। क्लियर। तो ये बर्ड्स के अंदर बेटा होता है और प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ क्लोएका इन द बर्ड्स। जैसे कि ह्यूमन के अंदर एनस होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही बर्ड्स के अंदर क्लोएका होती है। दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि एनस है वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होती है, क्लोएका के अंदर जो है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और बाज़ दफ़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इनकी सिंगल ओपनिंग होती है, इसलिए हम उसे क्या नाम देते हैं? क्लोएका का नाम देते हैं। तो क्लोएका की वॉल के अंदर एक लिम्फॉइड स्ट्रक्चर है जिसका नाम है बर्सा ऑफ फैब्रिकस, क्योंकि सबसे पहले बी सेल को वहाँ से डिस्कवर किया गया था, तो इसलिए उसको क्या नाम दिया गया बेटा? बी सेल्स का नाम दिया गया। क्लियर। बी सेल्स के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जिनको हम बी सेल रिसेप्टर कहते हैं। ये रिसेप्टर बड़े कीमती होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ना बिलियंस ऑफ बी सेल्स मौजूद हैं, लाखों की तादाद में, खरबों की तादाद में हमारे पास बी सेल्स मौजूद हैं। लेकिन उनके ऊपर हर बी सेल के ऊपर एक ख़ास किस्म का रिसेप्टर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? बी सेल रिसेप्टर कहते हैं। तादाद तो वैसे मिलियंस में है, लेकिन यहाँ पर जो रिसेप्टर हैं इनकी सरफेस के ऊपर वो हर एक बी सेल के ऊपर अलग अलग अंदाज में रिसेप्टर मौजूद। तो हमारे पास बी सेल रिसेप्टर अलाउ बी सेल्स टू बाइंड विद स्पेसिफिक एंटीजन, और इन्हीं रिसेप्टर की वजह से बी सेल्स आगे ख़ास एक एंटीजन के ज़रिए, कौन सी भला एंटीजन? जो बाहर से कोई भी माइक्रोब्स आएगा, कोई भी हमारे पास पैथोजन आएगा, उसकी सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन मौजूद है उसको हमने नाम दिया था एंटीजन का। तो बी सेल के ऊपर ये जो रिसेप्टर हैं ये उसी एंटीजन के साथ अटैच हो सकते हैं। जब उस पैथोजन की एंटीजन को आगे पहचान लेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? आगे एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन कौन करवाता है बेटा? ये बी सेल्स करवाते हैं। तो टी सेल्स का काम नहीं होता आगे एंटीबॉडीज़ को जनरेट करना। क्लियर। तो अब हमारे पास जो बी सेल है वो कैसे एक्टिवेट होगा, इसका फिनोमिना क्या है, कैसे ये एक्टिवेट होता है, एंटीबॉडीज़ कैसे बनाता है? तो हमारे पास बी सेल एक्टिवेशन बिगिन व्हेन बी सेल्स अटैच विद एंटीजन। बी सेल्स जैसे ही एंटीजन के साथ अटैच होता है, यानी खासतौर पे बी सेल के जो रिसेप्टर है बी सी आर्स, बी सेल रिसेप्टर्स, जब बेटा ये अटैच होता है ना एंटीजन के साथ, कौन सी एंटीजन? पैथोजन की जो एंटीजन है, पैथोजन की एंटीजन। क्लियर। उसके साथ जैसे ही अटैच होगा फिर क्या होगा? दिस एक्टिवेशन इज कंट्रोल्ड बाय इंटरल्यूकिन 2 प्रोटीन। अब ये अटैचमेंट कौन करता है? बी सेल रिसेप्टर की एंटीजन के साथ एक खास प्रोटीन होती है जिसको हम इंटरल्यूकिन 2 कहते हैं।
तो इंटरल्यूकिन टाइप 2 प्रोटीन जो है वो एंटीजन और बी सेल रिसेप्टर की अटैचमेंट को कंट्रोल कर रही होती है। फ़ौरन अटैच होने के बाद बी सेल क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और बी सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ सेल। तो बी सेल हमारे पास 2 तरह के सेल आगे फर्दर वो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। बी सेल आगे फर्दर 2 तरह के सेल में डिवाइड हो जाता है। पहला है हमारे पास प्लाज्मा क्लोन सेल्स और दूसरा है हमारे पास बेटा मेमोरी बी सेल्स। तो बी सेल अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देगा। कैसे तादाद? सर पहले तो मिलियंस की तादाद में पड़े हुए हैं बेटा, वहाँ पर जो रिसेप्टर हैं ना वो सिंगल टाइप के होते हैं। अब तादाद तो अलग अलग है, ऐसे समझे अलग अलग टाइप्स के हैं ये बी सेल्स। अब लाखों की तादाद में है लेकिन हर टाइप की सिर्फ एक कॉपी है, ठीक है। अब ये लाखों की तादाद में कुदरत ने बी सेल हमारे अंदर क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि बैक्टीरिया भी तो, जर्म्स या पैथोजेंस भी तो लाखों की तादाद में है, उनकी अलग अलग टाइप्स होती हैं। इसलिए हर एक टाइप की आप ऐसे समझे उसकी कॉपी अल्लाह ने बी सेल की रखी हुई है ताकि उसी पैथोजन से आपको बचा सके। जो भी बैक्टीरिया आपके जिस्म के अंदर दाखिल होता है उसकी जो ऊपर प्रोटीन है जिसको हम एंटीजन कह रहे हैं ना, वो एंटीजन किसी भी बी सेल के रिसेप्टर के साथ मैच हो सकती है। तो जैसे ही हमारे पास बी सेल रिसेप्टर के साथ एंटीजन अटैच होती है, वो बी सेल अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देता है और वो 2 तरह के सेल में डिवाइड हो जाएगा, प्लाज्मा सेल के अंदर और इसके अलावा जो हमारे मेमोरी सेल्स हैं उनके अंदर ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये असल में हमारे पास प्लाज्मा सेल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेमोरी बी सेल जो होते हैं ना डोरमेंट स्टेट में होते हैं, फ्यूचर इन्फेक्शन के लिए आपको प्रोटेक्शन में के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे। और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि मेमोरी बी सेल्स फ्यूचर इन्फेक्शन में कैसे चेंज होते हैं। जैसे ही दोबारा वही एंटीजन आएगा, बी सेल अपने आप को टी हेल्पर सेल के अंदर डिवाइड कर लेगा। टी हेल्पर सेल का फिनोमिना हमने देखा हुआ है कि कैसे टी हेल्पर सेल्स बाकी सेल्स को जाकर एक्टिवेट करते हैं। तो प्लाज्मा क्लोन सेल्स क्या करते हैं? ये प्लाज्मा क्लोन सेल असल पहले बी सेल ही थे, वो आगे चेंज हुए हैं प्लाज्मा क्लोन सेल के अंदर। इनका साइज थोड़ा सा लार्ज होता है प्लाज्मा क्लोन सेल का। ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, तो स्पेशलाइज टू सेक्रेट बल्क ऑफ एंटीबॉडीज़, ये आपको बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बना कर देंगे और कैन प्रोड्यूस मोर देन 10 मिलियन एंटीबॉडीज़ पर आवर। 1 घंटे के अंदर तकरीबन आप 10 लाख 10 मिलियन जो है वो आप तकरीबन 1 करोड़ के लगभग एंटीबॉडीज़ जनरेट करते हैं और उनको अपनी ख़ास तौर पे जो प्लाज्मा है उसके अंदर रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो इतनी ज़्यादा तादाद में प्लाज्मा सेल क्या कर रहे हैं? एंटीबॉडीज़ जनरेट कर रहे हैं। तो ये अक्सर ऑब्जेक्टिव के लिए कंफ्यूज करता है कि ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ किस सेल से जनरेट होती हैं। वैसे तो बी सेल्स बनाते हैं लेकिन बी सेल असल प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, वही प्लाज्मा सेल्स आगे एंटीबॉडीज़ बनाकर आगे रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन है, तो ज़ाहिर बात है इनके अंदर भी प्रोटीन जनरेशन के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी apparatus है, ये सारे के सारे इस्तेमाल हो रहे होंगे, राइबोसोम्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं। हम थोड़ा सा डायग्राम से इस फिनोमिना को समझते हैं। ये हमारे पास एक बी सेल है बेटा, और बी सेल के ऊपर मैंने 3 तरह के रिसेप्टर बनाए हुए हैं जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? बी सेल रिसेप्टर। बी सेल रिसेप्टर अलग अलग तरह के होते हैं, हर रिसेप्टर की एक कॉपी होती है। क्लियर? और अब इस बी सेल रिसेप्टर के साथ फ़र्ज़ करें ये बैक्टीरिया है, ठीक है बेटा, ये कोई बैक्टीरिया है या कोई पैथोजन है जो आपके अंदर बीमारी फैलाता है। ये बैक्टीरिया आपके जिस्म में एंटर हुआ है। बैक्टीरिया की सरफेस पर ये जो मार्कर्स हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं, इनको हम एंटीजेंस कहते हैं, एंटीजेंस का नाम देते हैं। और इनका दूसरा नाम है बेटा, इनको हम एपिटोप भी कह सकते हैं, एपिटोप। क्लियर? तो ये एंटीजेंस है। अब जैसे हमारे ब्लड के अंदर आया है ना, तो बी सेल्स के ऊपर ये 3 तरह के रिसेप्टर मौजूद है। ज़ाहिर बात है ये जो आपको एपिटोप नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का है, तो हमारे बी सेल के ऊपर ये जो रिसेप्टर है ना ब्लैक कलर का, ये इसके साथ मैच करेगा और इसके साथ जाकर बाइंड हो जाएगा। तो मिलियंस की तादाद में है हमारे पास, बिलियंस की तादाद में खास तौर पे जो बी सेल्स हैं, लेकिन इनके रिसेप्टर की एक कॉपी होती है, ये बात याद रखिएगा। अलग अलग इसकी मल्टीपल कॉपीज़ नहीं होती, अलग अलग तरह के रिसेप्टर होते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया आएगा, किसी एक बैक्टीरिया के एंटीजन के साथ अगर ये मैच हो गया ना, तो फिर उसके बाद क्या करेगा? आगे प्रोलिफरेशन करेगा। अब ये इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो गया, तो जैसे ही अटैच होगा बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये अटैचमेंट है बेटा। और फिर उसके बाद ये क्या हो गया बेटा? एक्टिवेट हो गया। तो बी सेल एक्टिवेट होने के बाद एक्टिवेटेड बी सेल ये क्या करेगा बेटा? तो ये अपने आप को 2 तरह के सेल में डिवाइड कर लेगा। एक तो मेमोरी बी सेल्स हैं, मेमोरी बी सेल्स हैं, और दूसरा क्या बना रहा है? ये साथ साथ प्लाज्मा सेल बना रहा है। बी सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं और प्लाज्मा सेल के सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर है, ये असल में रिसेप्टर गायब हो गए यहाँ पर क्योंकि मैचिंग तो हो चुकी है। अब ये क्या बनाएंगे? यहाँ पर अपनी ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देंगे जो इनकी सरफेस के साथ अटैच होती हैं। फिर उसके बाद उनको आपके प्लाज्मा के अंदर इन एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ कर दिया जाता है। ये एंटीबॉडीज़ हैं बेटा।
तो इस तरह की एंटीबॉडीज़ बनाई जाएंगी और उसके बाद ये एंटीबॉडीज़ जाकर एंटीजन के इफेक्ट को ख़त्म करेंगी। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा फिनोमिना था कि किस तरीके से बी सेल के ऊपर रिसेप्टर मौजूद है और कहीं कोई भी बैक्टीरिया आएगा वो मैच कैसे करेगा और फिर उसके बाद वो अपने आप को मेमोरी बी सेल और इसके अलावा प्लाज्मा सेल के अंदर कैसे डिवाइड करेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एंटीबॉडीज़ की क्या स्ट्रक्चर है और उसके बाद जो है कैसे उसकी जो है वर्किंग होती है, कैसे एंटीजन के इफेक्ट को जाकर एंटीबॉडीज़ ख़त्म करती हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।